हेलो एवरीवन, एडुपोल के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स में हम कौन सी टॉपिक को देखने वाले हैं कि रुपी की जो प्राइस है वो रिसेंटली डॉलर के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही फॉल किया है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं यूपीएससी की एक एडुकेटर एंड मेंटर हूँ जो एडुगोल्ड पे अवेलेबल है। इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी ऑप्शनल, इसके ऊपर मैं मेंटरशिप देती हूँ। टाइम अवेलेबल है 5 to 6 PM ऑल डे एंड इसके बाद भी आप अपने टाइम के हिसाब से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसे कांटेक्ट करना है, किस तरीके से सेशन को शेड्यूल करना है, ये एक बार मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल के थ्रू साइन अप करना होगा एंड उसके बाद आप फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाके फ़िल्टर लगा सकते हैं एंड आपको शरण्या खानरा मेरा नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने बुकिंग टाइम को शेड्यूल कीजिए, अपने जो गूगल कैलेंडर है उस पर भी कर सकते हैं। तो इसको शेड्यूल करने के बाद क्या है, आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास लिंक वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं न्यूज़ पे। तो न्यूज़ क्या है, 3 एक्चुअल न्यूज़ है। जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा उसमें 3 न्यूज़ है। फर्स्ट है कि इंडियन रुपी जो अभी के लिए ऑल टाइम हाई है 87 लेवल तक वो कम हो गया है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट, 25% टैरिफ इंक्रीज किया है मेक्सिको एंड कनाडा के लिए एंड 10% फॉर चाइना। और थर्ड ये कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 1.25% इंक्रीज किया है। तो सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स क्या होता है। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा मेजर है दैट द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर रिलेटिव टू द बास्केट ऑफ 6 फॉरेन करेंसीज। तो ये फॉरेन करेंसीज क्या क्या होते हैं जो वर्ल्ड बैंक IMF में इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे यूएसडी है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, दिस इज यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, युआन है, यूरो है, यूरो होते हैं, युआन होते हैं, येन होते हैं जो जापानीज करेंसी है। तो ये कुछ कुछ ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसीज होते हैं, इसको हार्ड करेंसीज भी कहा जाता है। तो ये 6 फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर की जो रिलेटिव वैल्यू होता है उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। तो सडनली अब बात यह है कि ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया है मेक्सिको के अगेंस्ट, कनाडा के अगेंस्ट एंड चाइना के अगेंस्ट। तो रूपी की प्राइस क्यों कम हो गई, वाई रूपी इज फॉलन डाउन। तो रूपी की डिप्रिशिएशन किस लिए है, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की वजह से है। तो यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, इसलिए रूपी की डिप्रिशिएशन हुई है। तो डायरेक्टली रूपी के साथ डॉलर का एज सच कोई चेंजेस नहीं है, बट डॉलर की प्राइस दूसरे तीसरे रीजन से बढ़ गया है, इसलिए रूपी की डिप्रिशिएशन हुई है। तो अब जो रीजन है उसको थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। जैसे यूएस ने टैरिफ इंपोज किया है कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर। तो क्या है, वो सारे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसे पे देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यूएस डॉलर का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि पहले मान लीजिए अगर 1 USD का प्राइस 5 कनाडियन डॉलर था सपोज, तो अब 1 USD का प्राइस 7 या 8 कनाडियन डॉलर हो गया। तो क्या है कि अब 1 कनाडियन डॉलर पे 1/5 USD मिलता था, राइट। अब 1 कनाडियन डॉलर पे 1/7 USD मिलता है। तो USD कम मिल रहा है, अभी जो यूएस डॉलर है वो कम मिल रहा है। तो अब यूएस डॉलर की फिर जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ गया। यूएसडी का प्राइस जैसे ही बढ़ा तो हाई यूएसडी का प्राइस की वजह से इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर गया। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए 85 रुपीज़ में 1 USD मिलता था, अब वो 87 रुपीज़ में 1 USD मिल रहा है। तो रीज़न क्या है कि दूसरे तीसरे कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाने की वजह से इंडियन रुपी की डिप्रिशिएशन हो गई। अब समझ में आ रहा है कि रुपी की प्राइस क्यों कम हो रहा है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया और यूएस के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दैट इज बिकॉज कनाडा, मेक्सिको और चाइना का जो करेंसी वैल्यू था वो कम हो गई है। ओके, तो अब देखते हैं यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रुपी की फॉलिंग की वजह से इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो नॉर्मली इसके 2 इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगी, वीकर रुपी मेक्स इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कम्पिटिटिव।
इन द ग्लोबल मार्केट। क्यों? क्योंकि अब $1 पे जैसे 85 रुपीज़ अभी 87 रुपीज़ हो गया है। तो क्या है कि रुपया अगर वीकर हो जाए तो एक्सपोर्ट के जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्राइस जैसे ही कम होगा, ग्लोबल मार्केट पे जो गुड्स है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे, वो गुड चीपर प्राइस पे मिलेगा तो कम्पिटिटिव होंगे, दैट विल बूस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग। ओके, नेक्स्ट ये है फॉर इंडियन लिविंग अब्रॉड। अगर जितने भी एनआरआईज रहते हैं या फिर जो वीसा पे बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं या फिर यूके में कहीं पे भी रहते हैं, तो वीकर रुपी मीन्स अब अगर $1 बचाते थे पहले तो 85 रुपीज़ इंडिया में सेंड कर सकते थे, अब 87 रुपीज़ सेंड कर सकते हैं। तो रेमिटेंसेस जो है इंडिया के लिए वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब रेमिटेंसेस बढ़ता है तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, क्योंकि रेमिटेंसेस क्या होता है, वो जो बाहर रहते हैं वो अपने घर वाले को जो पैसे भेज रहे हैं, तो अगर घर वाले को ज़्यादा पैसे भेज पाएंगे तो घर वाले डोमेस्टिक मार्केट पे इंडिया में ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट द इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। जैसे ही ये कहा कि एक्सपोर्ट के लिए कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बेटर होगा, तो आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये बेटर है, क्योंकि आईटी सर्विस लेड एक सेक्टर है इंडिया के लिए, एंड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सेक्टर है, और फार्मास्यूटिकल्स जो गुड्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो इंडिया बहुत सारे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की आईटी और फार्मा इंडस्ट्री जो है दैट विल बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो दीज आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वीकर रुपी मीन्स इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो गया। तो पहले हमें 85 रुपीज़ देना पड़ता था $1 के लिए, अब 87 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, स्पेसिफिकली फॉर क्रूड ऑयल। तो जैसे क्रूड ऑयल के लिए ये एक्सपेंसिव हुआ, तो क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल डीजल बनाएंगे, और उसको फिर आइदर हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे या फिर वो हमारी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट पे काम आएगी, राइट। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल डीजल का भी प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भी प्राइस बढ़ेगा, तो जो गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा, गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो फाइनली इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि फॉरेन डेट जो इंडियन कंपनीज के पास है वो पे करने में अब ज़्यादा पैसे लगेगा। पहले $1 के लिए हमें 85 रुपीज़ देना पड़ रहा था, अब 87 देना पड़ेगा। तो क्या है कि फॉरेन डेट जो है, लोन है जिसके इंटरेस्ट पेमेंट्स है, वो सारे एक्सपेंसिव हो गया, एंड ये एक्सपेंसिव की वजह से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी हिल जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट है कि हायर इम्पोर्ट कॉस्ट, एंड तो ये हायर इम्पोर्ट कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, एंड इन्फ्लेशन में क्या होता है, नॉर्मली जो हाउस होल्ड होता है उसके परचेसिंग पावर कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट कैसे होता है कि जो एसेंशियल मतलब डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, दाल चावल, क्योंकि गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो एसेंशियल डेली गुड्स है, दाल चावल, नॉर्मल खाना, क्लोथिंग, ये सब का प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो खर्चा हो ही रहा है। तो ये सब के जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा, लोगों के परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। पहले जब 10 kg चावल खरीद सकते थे, आप उसकी जगह 8 kg खरीद पाएंगे, तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। कंज्यूमर सेंटिमेंट और इकोनॉमी के लिए जो कॉन्फिडेंस रहता है वो कम हो जाएगा, एंड दैट विल इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही कॉन्फिडेंस खराब होता है, जैसे ही सेंटिमेंट खराब होता है, तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि लोग खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लोग खर्चा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है इसलिए, एंड दैट विल हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इतना आई होप समझ में आ रहा है। बट इसमें एक्सपोर्ट सर्विस लेड एंड मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट में एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि चाइना में इतने सारे जो 10% तारीफ बढ़ा दिया गया है, या फिर मेक्सिको से जो 25% बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से ये सारे गुड्स का प्राइस, ये जो कंट्री से गुड्स आते थे उसके प्राइस बढ़ जाएगा यूएस में, एंड उस प्राइस को बैलेंस करने के लिए दूसरे कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कोई अभी तक एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा है। तो इंडियन गुड्स यूएस के मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा पहुंच सकते हैं, बिकॉज दीज इंडियन गुड्स विल बी चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, तो फाइनली कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखना है, आरबीआई के लिए डिलेमा क्या है। ये जो सडनली रुपी की प्राइस फॉल हुई है, तो आरबीआई के लिए डिलेमा ये है
कि उस आरबीआई को चूज करना है कि किसको स्टेबिलाइज करें, ग्रोथ को स्टेबिलाइज करें, इन्फ्लेशन को स्टेबिलाइज करें, या फिर करेंसी को स्टेबिलाइज करें। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो फाइनली ग्रोथ हैम्पर होगी, अगर करेंसी की प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, दैट विल हैम्पर द ग्रोथ। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक ट्राइलेमा। इसको इकोनॉमिक ट्राइलेमा या फिर मुंडन फ्लेमिंग ट्राइलेमा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मुंडन एंड फ्लेमिंग ये दोनों इकोनॉमिस्ट ने दिस ट्राइलेमा के बारे में बताया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल ऑल द 3 पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली। तो ये 3 पैरामीटर क्या है, स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट इज द करेंसी वैल्यू, इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, एंड फ्री कैपिटल मूवमेंट, दैट इज कंट्रोल। तो ये तीनों पे कोई भी सेंट्रल बैंक ओनली 2 पार्ट को, दो पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्ड को नहीं कर सकता। कैसे, अगर फॉरेन करेंसी जो वैल्यू है, इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है, वो अगर स्टेबिलाइज करना चाहे तो आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ेगा। तो क्या होगी, आरबीआई एक फिक्स कर सकता है कि 80 रुपीज़ या फिर 85 रुपीज़ यही रहेगा यूएसडी के अगेंस्ट इंडियन रुपी का वैल्यू। तो अगर आरबीआई इसको कंट्रोल करेगा तो फ्री कैपिटल मूवमेंट नहीं हो सकता। ऑलरेडी इंडिया में कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी 100% नहीं है, कुछ ही पार्ट को हम कैपिटल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद मोर और लेस हमें आरबीआई का या फिर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होता है। अगर करेंसी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट की वजह से कंप्लीटली मतलब आरबीआई कोई मेजर ना उठाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो किसी भी तरह करेंसी वैल्यू को स्टेबिलाइज करना पड़ेगा। करेंसी वैल्यू जैसे ही स्टेबिलाइज होगा तो कैपिटल की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, अगर कैपिटल मूवमेंट होता है तो इन्फ्लेशन टारगेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो दीज आर इंटरलिंक्ड, दीज 3 थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, दिस इज कॉल्ड मुंडन फ्लेमिंग ट्राइलेमा। इन दिस सिनेरियो जब कंटिन्यूसली प्राइस ऑफ रुपी डिक्रीज हो रही है तो इस पार्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 2020 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था, यूएस फेडरल रिजर्व के कुछ स्टेप की वजह से इंडिया के जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहा था। तो इन दैट टाइम उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर चेक करना। तो वैसे कुछ इकोनॉमिक्स के थ्योरीज जो अभी करंट सिनेरियोज में इंपॉर्टेंट है तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट गाइज। तो आप लोगों के लिए एडुबोल्ट का ऐप भी लॉन्च हो रहा है, आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको सेशन की ज़रूरत है, अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है। ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मेंटरशिप मैं अवेलेबल करा सकती हूँ। तो अगर ऑप्शनल पे भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड गुड लक गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इसमें हेल्प किस तरीके से हो रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।